Hello students, welcome to the official YouTube channel of SSCM College मांडलगढ़। हमारा आज का टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिफरेंस कर्व, उदासीनता वक्रों की विशेषताएं। इससे पहले वीडियो में हमने उदासीनता वक्रों से क्या आशय होता है, उदासीनता तालिका, उदासीनता मानचित्र, पूरा जो उदासीनता वक्र है उसकी व्याख्या, उसकी मान्यताएं आदि का अध्ययन किया था। तो ये बीकॉम पार्ट फर्स्ट ईयर बिजनेस इकोनॉमिक्स का टॉपिक है। तो उदासीनता वक्रों से क्या आशय था कि उदासीनता वक्र दो वस्तुओं के, हमें ये बात अवश्य ध्यान रखनी है हमेशा कि उदासीनता वक्र केवल दो वस्तुओं के संबंध में ही लागू होता है। हम इसकी मान्यताओं में भी ये बात लिखते हैं। तो उदासीनता वक्र दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को प्रदर्शित करता है जिनसे उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिलती है। हमने डायग्राम बनाया था, जैसे ये उदासीनता वक्र है, हम इसको शॉर्ट में किससे व्यक्त करते हैं, IC से। ये OX एक्सिस है आपका, ये आपका OY एक्सिस है। यहाँ X वस्तु आ गई, X वस्तु की मात्रा, और इधर Y वस्तु की मात्रा, दो वस्तुएं। तो अब ये इस पे जितने भी संयोग है, माना कि A पॉइंट, B पॉइंट, C पॉइंट, D पॉइंट, तो ये इन दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को प्रदर्शित करते हैं जिनसे उपभोक्ताओं को समान संतुष्टि मिलती है। और उपभोक्ता इनमें से किसी एक को भी चूज कर सकता है, चाहे वो A पॉइंट में जैसे X की इतनी मात्रा है और Y की इतनी मात्रा है, B पे ये कॉम्बिनेशन है, C, तीनों सब पे कॉम्बिनेशन अलग होगा। तो वो किसी भी कॉम्बिनेशन को यदि ऑप्ट करता है तो उसका जो संतुष्टि का सेटिस्फैक्शन लेवल होगा वो हमेशा बराबर रहेगा। इसलिए वो इनके चुनाव के संबंध में क्या रहता है, तटस्थ रहता है। इसलिए हम इसे तटस्था वक्र भी कहते हैं। तो आपको बहुत सारी जो उदासीनता वक्र की विशेषताएं हैं, हमने जो उदासीनता वक्र का विश्लेषण, इसका अर्थ, परिभाषा उन्हीं के अंदर दृष्टिगोचर होती है। तो फर्स्ट उदासीनता वक्र की विशेषताएं हैं, उदासीनता वक्र पर स्थित दो वस्तुएं X वस्तु Y वस्तु के विभिन्न संयोग समान संतुष्टि प्रदान करते हैं। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी कि उदासीनता वक्र पर जो दो वस्तुओं के विभिन्न संयोग प्रदर्शित किए जाते हैं और उपभोक्ताओं को उनसे क्या मिलती है, समान संतुष्टि मिलती है। ये देखिए ABCDE संयोग है, A इक्वल टू B, B इक्वल टू C, C इक्वल टू D, D इक्वल टू E, यानी उपभोक्ता इनमें से किसी भी संयोग का चयन करे, उपभोक्ता की संतुष्टि में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। सेकंड है, उदासीनता वक्र का ढाल ऋणात्मक होता है। आपने देखा ना कि उदासीनता वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर झुका हुआ होता है, जैसा हमारा मांग वक्र का ढाल ऋणात्मक होता है, उदासीनता वक्र का ढाल भी ऋणात्मक होता है। अब इसके ऋणात्मक होने के क्या कारण है, क्योंकि उपभोक्ता यदि एक वस्तु की उपभोग की समान इकाई, हमने कल टेबल में देखा था कि उपभोक्ता यदि X वस्तु के उपभोग की 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, यदि उपभोक्ता एक वस्तु के समान उपभोग में वृद्धि करता है तो उसे दूसरी वस्तु की कुछ इकाइयों का त्याग करना पड़ता है। तो इस कारण से क्या होता है कि यदि हम एक वस्तु के उपभोग को बढ़ाएंगे और दूसरी वस्तु के उपभोग में कमी करेंगे तो एक उदासीनता वक्र पर जो स्थित सभी बिंदु है वह हमें समान संतुष्टि प्रदान करेंगे, और जो उदासीनता वक्र का ढाल होगा वो क्या होगा, ऋणात्मक होगा। कभी भी ये देखिए, ये उदासीनता वक्र का ढाल है, ऋणात्मक है, क्योंकि यदि मैं X की OX1 मात्रा का प्रयोग करता हूँ तो मैं Y की OY5 मात्रा का उपभोग करूंगी, और यदि मैं X की एक इकाई का उपभोग बढ़ाना चाहती हूँ, X1 से X2 करती हूँ, तो मुझे Y की कुछ इकाइयों का त्याग करना पड़ेगा, तो ये Y4। तो ये इस तरह उदासीनता वक्र का ढाल क्या हो जाता है, ऋणात्मक हो जाता है। उदासीनता वक्र का ढाल निम्न में से, उदासीनता वक्र कभी भी पूर्णतया लोचदार नहीं हो सकता, क्योंकि पूर्णतया लोचदार का क्या आशय कि Y वस्तु की तो वो एक स्थिर मात्रा का उपभोग कर रहा है और X वस्तु के उपभोग को बढ़ा रहा है, और इसी तरह पूर्णतया बेलोचदार भी नहीं हो सकता, ऊपर की ओर चढ़ता हुआ या धनात्मक ढाल भी नहीं हो सकता है, क्योंकि उपयुक्त तीनों उदासीनता वक्र में संयोग B पर वस्तु की अधिक मात्रा है किंतु दूसरी वस्तु की मात्रा यथावत है। ये जैसे पहले हम इसकी, ये देखें, X वस्तु की OQ क्वांटिटी का उपभोग कर रहे थे, तो Y वस्तु की हम OM क्वांटिटी का उपभोग कर रहे थे। अब आपने जैसे इस वस्तु के उपभोग को बढ़ाया है, A से B करा है, लेकिन B पे ग्रेटर देन है, क्योंकि B हमेशा ग्रेटर देन A है,
और यहाँ पे तो वस्तु क्या है, यथावत है। तो उपरोक्त तीनों उदासीन वक्र में संयोग B पर वस्तु की अधिक मात्रा, किंतु दूसरी वस्तु की यथावत संयोग B इज ग्रेटर देन A। B पे एक वस्तु की अधिक मात्रा है और दूसरी वस्तु की मात्रा क्या है। अब ये देखिए यहाँ संयोग B पर इसकी तो O से OQ1 मात्रा आ गई, लेकिन जो Y वस्तु है उसकी जो पहले मात्रा थी वो ही मात्रा है। तो एक वस्तु की, अब इसमें भी X वस्तु की तो सेम मात्रा है, लेकिन Y वस्तु की मात्रा M से बढ़कर क्या हो गई है, M1 हो गई है। तो एक वस्तु की अधिक मात्रा है और दूसरी वस्तु की मात्रा यथावत है। B संयोग A संयोग की तुलना में अधिक संतुष्टि है। B पे हमें अधिक संतुष्टि मिल रही है A के कंपैरिजन में, जबकि उदासीनता वक्र क्या कहता है कि उदासीनता वक्र पर स्थित प्रत्येक बिंदु समान संतुष्टि का द्योतक है। अब यहाँ पे भी A पे आपको कम क्वांटिटी मिल रही है दोनों की, और B संयोग पर दोनों की अधिक क्वांटिटी मिल रही है। तो B जो है वो हमेशा अधिक संतुष्टि प्रदान करेगा A के कंपैरिजन में। तो ऐसा नहीं होता है, इसलिए उदासीनता वक्र का ढाल हमेशा ऋणात्मक होगा। वह कभी भी पूर्णतया लोचदार, बेलोचदार या ऊपर की ओर बढ़ता हुआ, या हम कह सकते हैं कि धनात्मक नहीं हो सकता। नेक्स्ट है उदासीनता वक्र मूल बिंदु के प्रति उन्नतोदर होते हैं। इंडिफरेंस कर्व रिमेन्स कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। क्या मीनिंग हुआ कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन की? जो उदासीनता वक्र का ढाल होता है, जो ये इसका बायां भाग है, तुलनात्मक दृष्टि से अधिक ढाल वाला होता है और नीचे दायां भाग कम ढाल वाला होता है। जैसे जैसे आपका हम यहाँ उदासीनता वक्र जब बनाते हैं तो ये यहाँ से तो ये अधिक ढाल वाला होता है और फिर धीरे धीरे आके ये इस तरह मूल बिंदु के प्रति उन्नतोदर हो जाता है। क्यों होता है? ये सीमांत प्रतिस्थापन की दर के कारण। उदासीनता वक्र, ये आपसे अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी पूछा जाता है कि उदासीनता वक्र मूल बिंदु के प्रति उन्नतोदर क्यों होते हैं, तो उदासीनता वक्र का उन्नतोदर आकार घटती हुई सीमांत प्रतिस्थापन के दर के नियम पर आधारित है। अर्थात जिसका तात्पर्य है कि जब एक उपभोक्ता उदासीनता वक्र पर बाएं से दाएं नीचे की ओर चलता है तो X वस्तु की प्रत्येक इकाई को Y वस्तु की घटती हुई मात्रा से प्रतिस्थापित करता है। हम क्या करेंगे, X वस्तु के उपभोग को तो बढ़ा रहे हैं और Y वस्तु के उपभोग को क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। लेकिन हम Y वस्तु के उपभोग को कितना कम कर सकते हैं, इससे अधिक। तो धीरे धीरे जो उदासीनता वक्र का जो ढाल होता है वो नीचे से फ्लैट होता जाता है। ये चीज़ कहलाती है कि उदासीनता वक्र मूल बिंदु के प्रति क्या होते हैं, उन्नतोदर होते हैं। नेक्स्ट है ऊंचे उदासीनता वक्र पर सदैव अधिक संतुष्टि प्राप्त होती है। ये हमने जब उदासीनता मानचित्र का अध्ययन किया था कि जब हम एक ही ग्राफ पर, एक ही रेखा चित्र पर बहुत सारे उदासीनता वक्रों को एक साथ प्रदर्शित करते हैं तो उसे उदासीनता मानचित्र कहा जाता है। तो जो ऊंचा उदासीनता वक्र होता है वो नीचे उदासीनता वक्र की अपेक्षा अधिक संतुष्टि प्रदान करता है, क्योंकि प्रत्येक बिंदु पर उपभोक्ता को निचले उदासीनता वक्र की अपेक्षा X और Y दोनों वस्तुओं की अधिक इकाइयां प्राप्त होगी। ये जैसे नीचा उदासीनता वक्र है आपका IC1, IC2, IC3, ये तीन उदासीनता वक्र दिए। तो IC वक्र कम संतुष्टि देगा IC2 के कंपैरिजन में, और IC2 कम संतुष्टि का द्योतक है IC3 के कंपैरिजन में। तो सबसे अधिक संतुष्टि किस पे मिल रही है, IC3 पे, क्योंकि देखिए इसका जो C बिंदु है इस पे हमें X की भी अधिक मात्रा का उपभोग करने को मिलेगा और Y की भी अधिक मात्रा का। इसी तरह इस B पे और इसी तरह यदि हम C पे देखें तो सबसे कम X और Y की वस्तु हमें किस पे मिल रही है, A पे। तो जितना अधिक ऊंचा उदासीनता वक्र होगा वह नीचे उदासीनता वक्र की अपेक्षा अधिक संतुष्टि का द्योतक होगा। अब इसमें से हम कौन से संयोग को अपना सकते हैं ये उपभोक्ता की इनकम पर, क्योंकि मैं X और Y वस्तु की कितनी मात्राएं क्रय कर सकती हूँ ये किस पर निर्भर होगा, मेरी आय पर निर्भर होगा। तो हमें एक सिंपल सा कि ऊंचा उदासीनता वक्र नीचे उदासीनता वक्र की अपेक्षा अधिक संतुष्टि का द्योतक होता है। IC3 is greater than IC2 and IC2 is greater than IC1। पूर्वोक्त रेखा चित्र में तीन उदासीनता वक्र को दिखाया गया है। IC2 की तुलना में IC3 अधिक संतुष्टि प्रदान करता है क्योंकि X और Y वस्तु दोनों के अधिक संयोग मिलते हैं, और IC3
IC2 की तुलना में अधिक संतुष्टि प्रदान करेगा। इसी प्रकार IC1 की तुलना में IC2 अधिक संतुष्टि प्रदान करेगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ऊंची उदासीनता वक्र अधिक संतुष्टि को बताते हैं। नेक्स्ट है आपका उदासीनता वक्रों का समानांतर होना आवश्यक नहीं। हम एक ग्राफ पे जब एक से अधिक उदासीनता वक्रों को प्रदर्शित करते हैं तो यह आवश्यक नहीं है कि सभी उदासीनता वक्र एक दूसरे के बिल्कुल समानांतर होंगे। हर उदासीनता वक्र दो वस्तुओं के संयोग को प्रदर्शित करेगा, लेकिन क्या होगा, उन सबकी सीमांत प्रतिस्थापन की दर अलग अलग हो सकती है। एक वस्तु के उपभोग को बढ़ाने के लिए मुझे दूसरी वस्तु की जिन इकाइयों का त्याग करना पड़ता है, तो हो सकता है किसी वस्तु के संदर्भ में वो कम हो और किसी वस्तु के संदर्भ में वो त्याग की दर क्या हो, अधिक हो। इसलिए ये आवश्यक नहीं है कि सभी उदासीनता वक्र एक दूसरे के पूर्ण समानांतर होंगे। ये देखिए उदासीनता वक्र इस प्रकार हो सकते हैं, या IC1 नीचे जा रहा है, IC2 ऐसे है, IC3 ऐसे, IC4। यह आवश्यक नहीं है कि वह सभी समानांतर हो। ये सही कंडीशन है कि उदासीनता वक्र इस प्रकार भी बन सकते हैं। सभी उदासीनता वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरते हुए होते हैं। इनका ढाल ऋणात्मक होता है, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि उदासीनता वक्रों का ऋणात्मक ढाल समान हो, क्योंकि ऋणात्मक ढाल घटती हुई सीमांत प्रतिस्थापन, हमने पहले भी पढ़ा था कि बाएं से दाएं नीचे की ओर झुके हुए होते हैं या मूल बिंदु के प्रति उन्नतोदर होते हैं। इसका मुख्य कारण क्या होता है, सीमांत प्रतिस्थापन की दर। हमने कल जो वीडियो उदासीनता वक्र से संबंधित हमने अध्ययन किया था, उसमें मैंने सीमांत प्रतिस्थापन की दर को भी एक्सप्लेन किया था। क्या होती है सीमांत प्रतिस्थापन की दर, बार बार ये वर्ड आ रहा है MRS। तो उपभोक्ता यदि X वस्तु के उपभोग की समान इकाइयों में वृद्धि करना चाहता है तो उसे Y वस्तु की कुछ इकाइयों का त्याग करना पड़ता है। तो ये जो त्याग की दर होती है यही क्या कहलाती है, सीमांत प्रतिस्थापन की दर। चेंज इन Y अपॉन चेंज इन X MRS का फॉर्मूला होता है चेंज इन Y अपॉन चेंज इन X। तो ये दर सभी में अलग अलग होती है, इसके कारण इनका समानांतर होना आवश्यक नहीं होता है। नेक्स्ट है उदासीनता वक्र कभी भी X एक्सिस और Y एक्सिस को स्पर्श नहीं करते हैं। कभी भी उदासीनता वक्र X एक्सिस और Y एक्सिस को स्पर्श नहीं करते हैं। जैसे ये है उदासीनता वक्र, तो उदासीनता वक्र कभी भी इस तरह का नहीं होगा कि वो X, ये हमारा X एक्सिस है, X अक्ष है और ये Y अक्ष है, तो इनको कभी भी छूते हुए या टच करते हुए नहीं होते हैं। क्यों, यदि अगर उदासीनता वक्र इस प्रकार है कि जैसे आपको उपरोक्त रेखा चित्र में दर्शाया गया है, यहाँ पे ये Y एक्सिस को टच कर रहा है, यहाँ पे ये X एक्सिस को टच कर रहा है, तो यदि वह एक दूसरे को छूते हुए होंगे तो एक वस्तु की मात्रा क्या हो जाएगी। अगर मैं IC1 पे हम देखें कि उपरोक्त जो रेखा चित्र में आपको IC1 गिवन है, तो यदि IC1 को देखा जाए तो IC1 पर Y वस्तु की मात्रा क्या है और IC2 पर हम देखें तो X वस्तु की कितनी मात्रा है, X वस्तु की 0 मात्रा है यहाँ पर। तो इस तरह से कभी भी जो उदासीनता वक्र होंगे वो X अक्ष और Y अक्ष को छूते हुए नहीं होंगे। इससे क्या होगा, एक वस्तु की मात्रा 0 हो जाएगी और दूसरी वस्तु की मात्रा अधिक हो जाएगी। जबकि उदासीनता वक्र की क्या मान्यता थी कि उदासीनता वक्र दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को प्रदर्शित करता है। तो अगर इस तरह से होगा तो एक ही वस्तु हो जाएगी कि हम एक ही वस्तु का उपभोग कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होता। उदासीनता वक्र इस मान्यता पर आधारित है कि उपभोक्ता दो वस्तुओं वाले संयोगों को व्यक्त करता है। यदि वक्र किसी भी अक्ष को छूता है तो इसका आशय यह होगा कि उपभोक्ता एक वस्तु की बहुत अधिक मात्रा और दूसरी वस्तु की 0 मात्रा चाहता है। यह स्थिति उदासीनता वक्र की मान्यता के विपरीत है। वस्तुतः उदासीनता वक्र विश्लेषण तो इस मान्यता पर आधारित है कि उपभोक्ता विभिन्न वस्तुओं के संयोग को प्रदर्शित करता है, चाहे वह वस्तु की मात्रा अत्यंत ही कम क्यों न कम हो सकती है, लेकिन 0 कभी भी नहीं होगी। IC1 OYX को स्पर्श कर रहा है और IC2 OXX को स्पर्श कर रहा है। इनमें IC1 में X वस्तु की मात्रा क्या है, 0 है, और IC2 में Y वस्तु की मात्रा क्या है, 0 है। हाँ, इधर ये देखिएगा, ये
थोड़ा सा उस टाइम मिस्टेक हो गई। IC2 में y की 0 मात्रा है और IC1 में x वस्तु की मात्रा 0 है। नेक्स्ट है, दो उदासीनता वक्र कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते हैं। हमने बोला ना, अभी जब हम एक साथ बहुत सारे उदासीनता वक्रों को एक ही मानचित्र पर प्रदर्शित करते हैं तो उदासीनता वक्र एक दूसरे का समानांतर होना भी आवश्यक नहीं है, वो इस तरह हो जाएंगे। अरे क्या हो रहा है, एक सेकेंड। लेकिन उदासीनता वक्र कभी भी एक दूसरे को काटते नहीं है। उदासीनता वक्र ये देखिए इस प्रकार नहीं हो सकते कि ये उदासीनता वक्र या ये दो उदासीनता वक्र हैं और ये आपस में एक दूसरे को काट रहे हैं। कभी भी दो उदासीनता वक्र एक दूसरे को काटते नहीं है, क्योंकि हम क्या कहते हैं, उदासीनता वक्र पर स्थित प्रत्येक बिंदु समान संतुष्टि का द्योतक होता है। अब ये जब यहाँ काट लिया तो ये A पॉइंट है, ये C पॉइंट है, तो A और C से जितनी संतुष्टि उपभोक्ता को मिल रही है उतनी ही संतुष्टि B बिंदु पर भी मिलनी चाहिए, क्योंकि ये क्या हो गया, एक ही उदासीनता वक्र के पार्ट हो गए जब एक दूसरे को काट लिया। लेकिन ऐसा नहीं होता, इस कारण उदासीनता वक्र कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते हैं। नेक्स्ट है, उदासीनता वक्र एक स्थिति विशेष में गोलाकार भी हो सकता है। जो आपका IC कर्व का जो शेप है वो इस तरह का भी हो सकता है। क्या परिस्थिति होती है, प्रोफेसर बॉल्डिंग के अनुसार उदासीनता वक्र गोलाकार हो सकता है। यह उस दशा में होता है जब वस्तुएं एक सीमित मात्रा में, हम वस्तु का बहुत कम उपभोग करते हैं और उस सीमित मात्रा की प्राप्ति के बाद उपभोक्ता को उस वस्तु की कोई भी इच्छा नहीं रहती है। कोई एक ऐसी वस्तु है जिसका उपभोक्ता बहुत अधिक सीमित मात्रा में उपभोग करता है और अगर उस सीमित मात्रा में उपभोग करने के बाद उपभोक्ता की उस वस्तु की कोई इच्छा नहीं रहती। इसका कारण ये होता है कि उपभोक्ता उस बिंदु पर संतुष्ट हो जाता है और इस बिंदु के पश्चात उपभोक्ता के उपभोग में किसी वस्तु की मात्रा में वृद्धि उपभोक्ता की अगर फिर भी हम उस वस्तु के उपभोग को बढ़ाते हैं तो उपभोक्ता की संतुष्टि क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी और उपभोक्ता इस कमी को दूर करने के लिए दूसरी वस्तु की मात्रा में क्या करेगा, वृद्धि करेगा। देखिए सिंपल है कि यदि उपभोक्ता किसी वस्तु का बहुत कम उपभोग करता है तो सीमित उपभोग के बाद ही उस वस्तु के क्रय से उसकी संतुष्टि पूर्ण हो जाती है और उसके बाद भी यदि हम उस वस्तु का उपभोग करते हैं तो हमारी संतुष्टि में कमी आएगी, संतोष को घटाएगी। तो अब उपभोक्ता के संतोष में जो इस कमी आई है तो इस कमी को पूरा करने के लिए क्या करेगा उपभोक्ता, दूसरी वस्तु की मात्रा में वृद्धि करके पूरा करता है। इन सभी कारणों से उदासीनता वक्र क्या हो जाता है, गोलाकार हो जाता है। ये देखिए, ये उपभोक्ता A बिंदु पर इसकी Y2 और इसकी OX इकाइयों का उपभोग करा था, बहुत सीमित। अब यदि वो इसके उपभोग को बढ़ाता है, X2 के उपभोग को बढ़ाता है तो उसकी संतुष्टि में यदि कमी आती है तो फिर वो इस कमी को किससे पूरा करेगा, Y1 को बढ़ा के पूरा करेगा। एक वस्तु अधिक दूसरी वस्तु की मात्रा में के उपभोग में वृद्धि करके उसको बढ़ाता है फिर, और तो इस तरह से जब वो उपभोग करता जाता है तो ये एक गोलाकार स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इस प्रकार A से D बिंदु तक उदासीनता वक्र प्रारंभिक उदासीनता वक्र AB के साथ, जो हमारा प्रारंभिक उदासीनता वक्र था, AB के साथ मिलकर हाफ सर्कल को पूरा कर देता है। इसी प्रकार पूरे वृत्त की व्याख्या की जा सकती है। अतः स्पष्ट है कि सीमांत उपभोग वाली वस्तुएं, जो सीमांत उपभोग वाली वस्तुएं होती है उनका उदासीनता वक्र क्या होता है, गोलाकार होता है। नेक्स्ट है आपका पूर्ण स्थानापन्न वस्तुओं के संदर्भ में उदासीनता वक्र। जो पूर्ण स्थानापन्न वस्तुएं यानी चाय और कॉफी, गेहूं, जिनका 100% सब्सटीट्यूट अवेलेबल है तो उनका जो सीमांत प्रतिस्थापन की दर क्या होगी, 1:1 होगी। तो उनका उदासीनता वक्र किसके बराबर होगा, 45 डिग्री के कोण के बराबर होगा। व्यवहार में ऐसी वस्तुएं अपवाद स्वरूप ही पाई जाती कि व्यवहार में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जिसका 100% सब्सटीट्यूट अवेलेबल है। अब हम बोलते हैं कि चाय का सब्सटीट्यूट कॉफ़ी है, लेकिन 100% नहीं है। जिन व्यक्ति को चाय पीनी है वो चाय ही पिएगा, चाय का ही उपभोग करेगा, क्योंकि वो उसको 100% सब्स्टिट्यूट नहीं करती है। और जो पूर्ण पूरक वस्तुएं होती हैं उनका उदासीनता वक्र L आकृति का होता है। यानी अब आपको जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में स्थानापन्न वस्तुओं के संदर्भ में उदासीनता वक्र का ढाल कैसा होता है,
तो 45 डिग्री के कोण के बराबर होता है। और जो पूरक वस्तुएं होती है उनका उदासीनता वक्र एल आकृति का होता है, यानी 90 डिग्री के कोण के बराबर होता है। दो या दो से अधिक वस्तुओं के संबंध में उदासीनता वक्रों की रेखा चित्रीय सरलता समाप्त हो जाती है। यदि दो से अधिक वस्तुओं के संयोग को अगर हम उदासीनता वक्र से प्रदर्शित नहीं कर सकते, क्योंकि उससे उनकी रेखाचित्र जो डायग्रामेटिक सिंप्लिसिटी वो समाप्त हो जाती है, उसके लिए फिर गणितीय सूत्र का प्रयोग किया जाता है। तो इस वीडियो में हमने उदासीनता वक्र की जो विभिन्न विशेषताएं थी उनका अध्ययन किया कि उदासीनता वक्र दो, एक बार हम शॉर्ट में वापस रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट थी उदासीनता वक्र दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को प्रदर्शित करता है जिनसे उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिलती है। यही हमारी उदासीनता वक्र की मुख्य परिभाषा कहें हम या अर्थ कहें वो है। सेकंड था हमारा कि जो उदासीनता वक्र होता है उसका ढाल क्या होता है, ऋणात्मक होता है। उदासीनता वक्र मूल बिंदु के प्रति उन्नतोदर होते हैं, किस कारण, सीमांत प्रतिस्थापन की दर के कारण। जो ढाल होता है वो नीचे से फ्लैट हो जाता है, ऊपर वाला जो ढाल होता है वो अधिक होता है। और फिर ताकि उदासीनता वक्र कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते हैं। उदासीनता वक्रों का समानांतर होना आवश्यक नहीं है। उदासीनता वक्र जो पूरक वस्तुओं के संदर्भ में होते हैं वो 90 डिग्री का एल होता है। स्थानापन्न वस्तुओं के संदर्भ में 45 डिग्री के बराबर होते हैं। जो उदासीनता वक्र होते हैं किसी विशेष परिस्थिति में गोलाकार भी हो सकते हैं। ऊंचा उदासीनता वक्र नीचे उदासीनता वक्र की अपेक्षा अधिक संतुष्टि का द्योतक होता है। तो ये बहुत मैंने अपनी तरफ से बहुत ईजीएस्ट वे में आपको समझाने की कोशिश की है। इसमें से ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन, 4 मार्क्स का क्वेश्चन और 20 मार्क्स का क्वेश्चन तीनों बनते हैं। अब 20 मार्क्स में आपसे पूछा जा सकता है कि भाई उदासीनता वक्र से आप क्या समझते हैं, इसकी मुख्य विशेषताएं बताइए। तो जो ये आज विशेषताएं हमने अध्ययन किया है ये एक आपका इम्पॉर्टेंट 20 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए, समझिए, और उसके बाद भी यदि आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप या यूट्यूब कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। स्टे होम, स्टे सेफ।